बिहार के सिवान से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को चौंका दिया है। तस्वीर एक पुलिसकर्मी की है, हाथ में AK-47 है और सामने प्रदर्शनकारी छात्र। सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? क्या छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था? अगर आदेश दिया गया था तो किसने दिया? और अगर आदेश नहीं दिया गया था तो जैसे कि प्रशासन कह रहा है कि फिर एक पुलिसकर्मी AK-47 लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचा, कैसे और गोलियां चलाने की नौबत क्यों आई? 3 लोग घायल हुए, एक पुलिसकर्मी निलंबित है, सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी की खबरें हैं, कई जिलों में छात्रों की तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही हैं। और अब सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल ये है कि क्या अपने हक के लिए सड़क पर उतरने वाले छात्रों की जवाब में लाठी मिलेगा, गोलियां मिलेगा या सरकार उनसे बातचीत करेगी? ये सरकार से सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना अपराध नहीं है, लेकिन अगर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है, पुलिस पर हमला हुआ है, आगजनी हुई है, तो उस पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मगर सवाल दोनों तरफ से पूछा जाना चाहिए, प्रदर्शनकारियों से भी और पुलिस से भी, क्योंकि कानून का राज तभी होता है जब कानून सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए नहीं। AK-47 से लेकर छात्रों की गिरफ्तारी तक और अब इस पूरे मामले पर उठ रहे लोकतंत्र के सवाल तक आज हम एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गोली चली, सवाल ये है कि गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, जिसकी वजह से बिहार में हालत इतने बिगड़ते चले। छात्रों का यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का आंदोलन नहीं था, इसके पीछे परीक्षा, रोजगार, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से जमा हो रहा असंतोष था। बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना और बिहार के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरे। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। प्रशासन कोशिश में था कि भीड़ को एक जगह इकट्ठा ही नहीं होने दे, प्रदर्शनकारी गांधी मैदान की तरफ न पहुंचे। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड की और छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला। जब बड़ी संख्या में युवाओं को एक जगह पहुंचने से रोका गया तो प्रदर्शन कई हिस्सों में बंट गया। कोई सड़क पर बैठ गया, कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बहस होने लगी, कहीं धक्का मुक्की हुई और धीरे धीरे तनाव बढ़ता चला गया। पटना में कुछ जगहों पर पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। उसके बाद कई स्थानों पर प्रदर्शनकारी भी उग्र हो गए। पुलिस पर पत्थरबाजी, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने की खबरें भी सामने आई। गांधी मैदान के आसपास भी हालात बिगड़ने लगे, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की खबर भी आई। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधा टकराव हुआ। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब कोई आंदोलन हिंसक होता है तो पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस के सामने यह भी चुनौती होती है कि वह कितनी ताकत का इस्तेमाल करे, क्योंकि ज्यादा बल कभी कभी भीड़ को उग्र बना देता है। और यही हुआ बिहार में। बिहार के कई हिस्सों में ये देखने को मिला। पटना के अलावा दूसरे जिलों से भी हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई हैं। छपरा में भी पुलिस की गाड़ी को आग लगाए जाने की खबर आई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम किया, प्रदर्शन किया, विरोध किया, तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की और फिर दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता गया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का दावा है कि उसके कई जवान घायल हुए। सिवान में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आई है, यानी तस्वीर का दूसरा पहलू भी मौजूद है। अगर प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर हमला हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। किसी भी आंदोलन को हिंसक बनाने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इसी के साथ यह भी सवाल है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किस स्तर तक का बल प्रयोग किया और क्या हर जगह कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई। यही सवाल आज राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने छात्रों के से बातचीत के दौरान भरोसा दिया था कि आंदोलन के बाद उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज किए जाएंगे, किसी भी शहर में गिरफ्तार छात्रों को राहत दी जाएगी, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद अलग अलग जिलों से गिरफ्तारियों की खबरें आने लगी और यहीं से सरकार के वादे और जमीन पर हो रहे कार्रवाई के बीच में धरती और आसमान का अंतर दिखा है। लेकिन सवाल उठने लगा, तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया और मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्र संगठनों का भी यही कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्र हैं उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। ये चेतावनी लगातार अब मिल रही है। लेकिन अभी भी परिजन जेल के बाहर है कि कब उनका बेटा बेटी जो है निकलेगा। अभी जेल से बाहर नहीं निकले और अभी भी ऑफिशियली मुकदमा धाराएं उनके नाम से नहीं हटाई गई हैं। सरकार को अल्टीमेटम है, अगर कल 7 बजे शाम तक अगर छात्र छात्रा जेल से बाहर नहीं निकले, मुकदमे उनकी धाराएं वापस नहीं लिए गए, तो परसों से
सुबह 7 बजे से पूरे बिहार में आंदोलन होगा और सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा। जनता जब सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है, और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम। अब सवाल है कि प्रशासन के पास गिरफ्तार किए गए हर व्यक्ति के खिलाफ क्या सबूत है? क्या पुलिस के पास हर यह रिकॉर्ड है कि कौन व्यक्ति हिंसा में शामिल था और कौन से प्रदर्शन में मौजूद था? क्योंकि किसी आंदोलन में हजारों लोग शामिल होते हैं, उनमें से हर व्यक्ति को एक ही नजर से देखना उचित नहीं है, और अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत है। और यही वजह है कि गिरफ्तारियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में बिहार में सैकड़ों गिरफ्तारियों की बात सामने आ रही है, जो अभी तक की वीडियो रिकॉर्ड करने तक की जानकारी निकल कर आई है। अलग अलग रिपोर्टों में संख्या अलग अलग है, लेकिन परिवारों की परेशानियां एक जैसी हैं और सभी सवाल पूछ रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं, किस मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्हें कब रिहा किया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज प्रशासन के पास नहीं है इसका जवाब। कुछ परिवारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपने बच्चों की गिरफ्तारी की जानकारी काफी देर बाद मिली। एक परिवार का ये तक कहना है कि उनका बच्चा प्रदर्शन के लिए गया था और वापस नहीं लौटा। परिवारों को घंटों भर पता नहीं चला कि उनका बेटा कहाँ गया। बाद में दोस्तों के माध्यम से पता चला कि पुलिस गिरफ्तार कर ली है। अब सोचिए, छात्र की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस को और संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता तो उसके परिवार को जानकारी देना, उसे कानून प्रक्रिया के बारे में बताना बेहद जरूरी हो। और जब मामला छात्रों का हो तो प्रशासन को और ज्यादा संवेदनशील दिखना चाहिए, क्योंकि एक छात्र की गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। उसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है, उसकी पढ़ाई पर पड़ता है, उसके कैरियर पर पड़ता है, उसकी परीक्षा प्रभावित होती है, उसका भविष्य प्रभावित होता है। ये पुलिस को और प्रशासन को समझना चाहिए। अगर बाद में वो निर्दोष साबित होता है तो उसके साथ हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा? पुलिस करेगी? कोई नहीं करेगा। न डीएम करेगा, न मुख्यमंत्री करेगा। छात्रों की तस्वीरें सार्वजनिक किए जाने का मामला भी सामने आया है। पटना में बड़ी संख्या में छात्रों की तस्वीर प्रकाशित किए जाने की खबरें आई हैं। लोगों से उनकी पहचान करने के लिए प्रशासन ने मदद की अपील की है। अब सवाल ये उठता है कि जो छात्रों को तुमने तस्वीरें जारी कर दिया, बाद में वो निर्दोष हो जाएंगे, तो उनको जो तुमने अपराधी बना दिया, ये गलत नहीं है क्या? अब इस पूरे मामले में अदालत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ छात्रों की गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करता है तो क्या पुलिस उसके खिलाफ मनमानी कार्रवाई कर सकती है? इस सवाल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच चुका है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन अगर प्रदर्शन में हिंसक हो और पुलिस सार्वजनिक संपत्ति पर हमला हो तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज करना उचित नहीं है। पुलिस भी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में जो गिरफ्तार किए गए छात्रों में कौन हिंसक में शामिल था और कौन सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई निर्दोष छात्र सिर्फ प्रदर्शन में मौजूद था तो उसकी गिरफ्तारी की निष्पक्ष समीक्षा भी जरूरी है। और इसी के साथ सिवान की घटना में पुलिस की कार्रवाई भी स्वतंत्र जांच के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि न्याय तभी होगा जब गलती चाहे प्रदर्शनकारी की हो या फिर पुलिस की, जवाबदेही दोनों की तय होनी चाहिए। सरकार को, प्रशासन को समझना होगा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, नौकरी मांगना अपराध नहीं है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करना ये भी गलत है। इसलिए रास्ता सिर्फ एक है, बातचीत, निष्पक्ष जांच और कानून का पालन। अगर छात्र गलत हैं तो कानूनी कार्रवाई करें, अगर पुलिस गलत है तो पुलिस की भी जवाबदेही तय हो, उन पे भी एक्शन हो, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि कानून किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बराबर हो। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और पुलिस छात्रों की आवाज को दबाएगी या फिर उनकी बात सुनेगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बिहार में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि क्या सोच रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किस तरह छात्रों के साथ बर्बरता किया गया, महिलाओं के साथ, जो लड़कियां थी उनके साथ उनके पीछे किस तरह डंडा मारा जा रहा था, ये सब आपने देखा। और अब यही पटना में हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उनके फोटो वायरल कर दिया गया। अब हम कहते हैं कि ठीक है, 1000 की भीड़ में 50 लोग ऐसे होंगे जो उपद्रवी होंगे, लेकिन उस 1000 लोगों को तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और AK-47 लेकर आप छात्रों पर हमला कर रहे हो। ये तो गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है, इसके हम खिलाफ हैं। अब
इसी को लेकर आज संसद में भी घमासान देखने को मिला। राहुल गांधी लगातार अमित शाह से सवाल उठा रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आदेश कौन दिया, पायलट गन से हमला करने का अधिकार कौन दिया, और बिहार के AK-47 लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आप इस सब मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।